नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मन अप स्टोरीज में। दोस्तों, कहानी चल रही है जुल्म और इसके 9 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। ये 10वां पार्ट है। तो चलिए दोस्तों, इस 10वें पार्ट को शुरू करते हैं। कि आग लाग रही है तेरे, शर्म ना आती? ऐसे पीछे जाने वाले को कौन टोकता है? कर देना अपशगुन। गुस्से में आके सरला अपनी माँ को सुनाने लगी। अरे गलती होगी मेरी माँ, माफ कर और जा। अब रामकला ने कहा। इतना सुनते ही सरला के मानो पंख लग गए हों। झट से घर से निकलकर बस स्टैंड की तरफ चली गई। रामकला और सूरत गेट पे खड़े हो चुपचाप उसको जाती हुई देखते रहे। वो अपने घर पहुंचकर अगले दिन ही मकान बनवाने के लिए मिस्त्री लगा देती है। 1 महीने में मकान लगभग बन के तैयार हो जाता है। सिर्फ खिड़कियों और किवाड़ वगैरह के काम रह जाता है। इस बीच सूरत भी ड्यूटी पर चला जाता है और वहां जाके खूब शराब पीना शुरू कर देता है। ड्यूटी से गायब रहना, अपने साथियों के साथ मारपीट करना और बड़े अधिकारियों को गाली गलौज करना, ये उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन गया था। उसकी आए दिन शिकायतों पे शिकायतें आने लग जाती हैं। धीरे धीरे वो पूरी तरह से शराब के गर्त में डूब जाता है। ऐसे ही एक दिन उसको सीओ साहब ने समझाने के लिए बुलाया, लेकिन सूरत ने उसके साथ जो किया उसका अंदेशा तो खुद सीओ साहब को भी नहीं था। सूरत चेयर से उठा और सामने बैठे साहब का गला पकड़कर उसके गाल पे थप्पड़ मारने लग जाता है। तेरी ऐसी की तैसी, मुझे समझाने चला था? साला 2 कौड़ी का आदमी बड़ा अफसर बन के बैठा है, मुझ पर हुक्म चला रहा है। खुद के घर में तो चूहे जितनी औकात नहीं है और यहाँ मुझे अफसरगिरी दिखाने के लिए लगा हुआ है। शोर सुन के वहां ड्यूटी पे मौजूद सिपाही भागते हुए वहां पहुंच के साहब को छुड़ा लेते हैं। सीओ साहब ने उसी समय उनके कागजों पे रेड सिग्नेचर मार के हमेशा के लिए उसे नौकरी से हटा दिया। 2 महीने के लिए उसको जेल में भी रखा गया। सूरत की नौकरी जा चुकी है, इस बात का सरला को पता होता है, लेकिन वो अपने माँ बाप से ये बात छुपा के रखती है। सूरत का फ़ोन भी उससे छीन लिया जाता है। सरला के पास सूरत के दोस्त का नंबर था। जब सूरत का कई दिनों तक फ़ोन नहीं लगा, तब सरला ने उसके दोस्त से पूछा। तब उसको इन सब बातों का पता चल गया। उधर सरला को जब ये पता चलता है कि सूरत की नौकरी जा चुकी है, आगे रुपये मिलने बंद होने वाले हैं, ये सोचते हुए वो फ़ोन करके अपने पापा को और रुपयों का बंदोबस्त करने के लिए कह देती है। हिम्मत ये सोच के कि सरला को ज़रूरत है, जब होंगे वापस लौटा देगी, इसलिए अगले दिन ही रुपए उसे दे आता है। इस तरह से हिम्मत का अकाउंट पूरी तरह खाली हो जाता है, लेकिन वो इस बात का जिक्र घर के किसी भी सदस्य के आगे नहीं करता। सूरत का तो लगभग वो पहले से ही अकाउंट खाली करवा चुकी थी। इस तरह 3 महीने बीत गए। इसी बीच सूरत भी घर आ जाता है। बिखरे बाल, बढ़ी हुई दाढ़ी, मुंह से आती हुई शराब की बदबू। उसकी ऐसी हालत देख के सूरत शराब पीने का आदी हो चुका है, ये सच समझते हिम्मत को देर नहीं लगी। उसकी नौकरी जाने वाली बात सुन के हिम्मत को घोर सदमा लगता है और उसके सीने में जोर से दर्द उठता है। अपने पति को इस तरह दर्द से तड़फता देख रामकला जोर जोर से रोने लग जाती है। सूरत भागता हुआ नुक्कड़ वाले डॉक्टर के पास जाता है। जैसे ही वो डॉक्टर को साथ लेके घर के गेट के पास पहुंचता है, हिम्मत के प्राण पखेरु निकल चुके होते हैं। डॉक्टर उसके हाथ की नाड़ी देख ना में सिर हिला देता है। दोनों माँ बेटे उसके शरीर से लिपट के दहाड़े मार मार के रोने लग गए। सरला को फ़ोन करके खबर कर दी जाती है। खबर सुन के वो रोती बिलखती हुई आती है। अजीत और उसकी पत्नी भी आ जाते हैं। गांव वाले उसका अंतिम संस्कार करवा के सांत्वना दे के अपने अपने घरों को चले जाते हैं। दाह संस्कार होने के बाद अजीत, सुन माँ, आज तो हम जा रहे हैं, कल सुबह वापस आ जाएंगे। अजीत और ममता अपनी चिकनी चुपड़ी प्यार भरी मीठी बातों से रामकला और सरला को बहलाने की कोशिश करते हैं। उसी शाम सूरत ठेके पर जाकर छक के शराब पी के नशे में टुलते हुए गाली बकते हुए घर में आता है। डूब के मर जा छोरा, बाप की लाश घर में से उठे 1 दिन भी नहीं हुआ और तू शराब पीते, तेरे को शर्म नहीं आई? अपने आंसू पोंछते हुए रामकला बोली। इस तरह धीरे धीरे 12 दिन भी हो जाते हैं। अजीत और ममता अपने वकील से मिलकर हिम्मत की जमीन के कागजात तैयार करवा के अपने साथ अपने पापा की 12वीं पे ले आते हैं। सूरत के शराब के नशे में होने का फायदा उठाकर अजीत उससे कागजों पे साइन करवा लेता है। चलो, एक ने तो साइन करे, अब बची वो दोनों।
उनसे भी कैसे ना कैसे करवा ही लूँगा, मन ही मन सोच के अजीत मुस्कुराने लग गया। अजीत, सुन माँ, ये पापा के बैंक के कागजात हैं। पापा के अकाउंट में कुछ लाख रुपए पड़े हैं। अब पापा तो चले गए, उनके बाद ये तेरे और सरला को ही मिलेंगे। पापा ने तुम दोनों को ही नॉमिनी बनाया हुआ था। अकाउंट में और भी रुपये बाकी हैं। चल सरला, कुछ तेरे हाथ भी लगने वाले हैं। ये सोच के खुशी खुशी सरला भी अंगूठा टेक देती है। दोनों के अनपढ़ होने का फायदा उठा के आखिर वो उन दोनों को भी बहला फुसला के अंगूठे टिकवा ही लेता है। दोनों पति पत्नी चेहरे पे कुटिल मुस्कुराहट लिए वापस शहर को चले जाते हैं। इस तरह अजीत सब जमीन और मकान अपने नाम करवा लेता है। सूरत दिन रात शराब के नशे में धुत होके कभी गलियों में तो कभी ठेके पे पड़ा रहता है। अजीत और ममता अपने घर जाके अपनी माँ और बहन की बेवकूफ़ी पे खूब ठहाके लगा के हंसते हैं। ममता, आपने ये बिल्कुल सही किया, ये इसी लायक हैं। आप जब खुद के सिर पे छत और पैरों से के तले से जमीन जाएगी, तब उनको औरों को जो दुख और दर्द इन्होंने दिए हैं उसका एहसास होगा। वैसे अजीत जी, आप भी काजल भाभी पे अत्याचार करने में पीछे नहीं थे। कम से कम आप तो काजल का साथ देते। बेचारी ने न जाने कितने जुल्म सहे। अगर मैं आपकी जगह होती ना, तो सच मानिए काजल का ही साथ देती। अजीत, अब जाने भी दो ना। जो गलती उस समय हुई उसको सुधार लिया है मैंने। उस समय मैंने भी घर वालों के बहकावे में आकर काजल भाभी पे कई बार हाथ उठाया था, लेकिन बाद में मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। तभी तो शादी के बाद मैंने अपने घर वालों से रिश्ता ख़त्म किया। मुझे उनकी साजिश का पता चल गया था। वो लोग जो काजल भाभी और उसके पापा के साथ किए, वही सब तुम्हारे साथ दोहराने की तैयारी में लगे हुए थे। ममता, ऐसे खुद की गलती मानने से क्या होगा? कल को हमारे भी बेटी हो गई और उसके ससुराल वाले उसके साथ बुरा व्यवहार और मारपीट करें तो? एक बार अपने कलेजे पर हाथ रख के अपने दिल और आत्मा से पूछो कैसा लगेगा। एक बार काजल भाभी से मिलके उसके पैर पकड़ के अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो, वो ज़रूर आपको माफ़ कर देगी, इतना तो मुझे विश्वास है। अजीत, इधर काजल नियमित रूप से स्कूल में पढ़ाने जाने लग जाती है। इसी बीच धर्म सिंह जी भी रिटायर हो जाते हैं। शाम का समय। काजल, पापा, मैं अपनी एलिमनी के रुपयों से असहाय और ज़रूरतमंद लोगों के लिए रैन बसेरा खोलना चाहती हूँ। आपकी इस बारे में क्या राय है? अरे बेटा, तूने तो मेरे दिल की बात छीन ली। मैं खुद भी इसी तरह की संस्था खोलने के सपने पीछे कई सालों से देखता आ रहा हूँ। अब मैं रिटायर भी हो गया। अब मैं आराम से तुम जो संस्था खोलने की बोल रही हो उसको संभालने में तेरी मदद भी कर सकता हूँ। बहुत ही खुशी हो रही है ये सुन के, मुस्कुराते हुए धर्म सिंह जी बोले। काजल, ठीक है पापा, शुभ काम में देरी कैसी। मैं कल ही बैंक जाके रुपये निकलवा के ले आती हूँ। धर्म सिंह, ये बात तो ठीक है, पर कौन सी जगह खोलने का सोच रखा है? वो अपनी प्रताप नगर, काजल और सूरत के गांव के साथ लगता शहर, गांव के पास में जो 15 एकड़ जमीन है ना, मेरे हिसाब से वो जगह एकदम परफेक्ट है। शहर से एकदम बाहर बहुत ही शांत वातावरण है वहाँ का। धर्म सिंह, वेरी गुड बेटा। काजल अगले दिन बैंक से रुपए निकाल लाती है। दोनों बाप बेटी वहाँ संस्था की बिल्डिंग बनवाना शुरू कर देते हैं। लगभग 1 महीने भीतर सब बन के तैयार हो जाता है। असहायों का रैन बसेरा संस्था का नाम रखा जाता है। आसपास के शहरों और गांवों में संस्था के पर्चे बंटवा दिए जाते हैं। कुछ ही दिनों में बहुत से असहाय लोग वहां रहने के लिए आ जाते हैं। काजल एक गाड़ी और 2 आदमी जो कहीं भी लाचार और असहाय लोगों को देखते हैं उनको संस्था में लाने के लिए लगा देती है। वो स्कूल जाना छोड़ के संस्था का संचालन खुद अपने हाथों में ले लेती है। खुद अपने हाथों से वहां आने वाले लोगों की सेवा करती है। अपने आप को इन लोगों की सेवा शुश्रूषा करने में झोंक देती है। इस तरह कुछ ही समय में उसकी संस्था की ख्याति चारों ओर फैल जाती है। उधर सरला कुछ दिन अपनी माँ के पास रह के वापस ससुराल चली जाती है। सरला रोजाना अजीत के पास रुपये कब मिलेंगे ये पूछने के लिए कॉल पे कॉल करती है, लेकिन आगे से फ़ोन स्विच ऑफ है ये सुनने को मिलता रहता है। अजीत उसको जो नंबर दे के गया था, वापस घर पहुंचते ही अजीत वो सिम तोड़ करके फेंक देता है। इस तरह 6 महीने गुजर जाते हैं।
सरला अपने पति की जमानत करवा लेती है। जेल से बाहर आते ही सतीश उसको रोजाना मारपीट करने लग जाता है। आधी रात का समय। सतीश, चल निकल मेरे घर से, नाक में दम करके रखा है तुमने मेरा। सरला, मेरे बाप की कमाई का घर है, तू होता कौन है मेरे को घर से निकालने वाला? सतीश, चुपचाप बाहर निकल रही है या धक्के मार के निकालना पड़ेगा? सरला, तेरी तो मैंने जमानत करवा के ही सबसे बड़ी गलती कर दी। तू तो जेल में पड़े रहने लायक ही था, मैंने ही जेल से निकलवाया और मुझे ही उल्टी आंखें दिखाने लग गए। सतीश उसको धक्के मार के घर से बाहर निकाल देता है। सरला, देख लूंगी तुझे तो मैं। सतीश, क्यों? अब बड़ी तकलीफ हो रही है ना तुम्हें? तुमने भी तो अपनी बड़ी भाभी को ऐसे ही धक्के मार के घर से निकाला था ना? चुप कर कमीने, उस कलमुही का नाम मत ले मेरे सामने, वरना तेरा मुंह नोच लूंगी। खड़ी है रात भर गली में, कह के सतीश गेट बंद करके आराम से अंदर जाके सो गया। सरला आंसू टपकाती रह जाती है। उधर अजीत सारी जमीन बेच के शहर में कई प्लॉट खरीद लेता है। जब रामकला को इस बात का पता चलता है तो वो अजीत को बहुत गालियां बकती है। सूरत को तो शराब के सिवाय किसी से कोई मतलब नहीं रहा। वो सुबह कुल्ला भी दारू से ही करने लग जाता है। उसको इस बात का भी होश नहीं होता कि उसकी ज़मीन उसका भाई धोखे से अपने नाम करवा के बेच चुका है। शराब के साथ साथ वो और भी नशे करने लग जाता है, जिसकी वजह से उस पर 7 लाख रुपए का कर्जा चढ़ जाता है। घर का ज़्यादातर सामान भी नशे के लिए बेच देता है। रामकला सूरत को लेके बहुत दुखी रहने लग जाती है। सूरत अपने सिर पर चढ़े कर्जे को उतारने के लिए घर बेच देता है। अगले दिन ही घर के खरीदार उसका सामान उठा के गली में फेंकने लग जाते हैं। रामकला, अरे कौन सो थम, और हमारे घर में हमारा सामान निकाल के बाहर फेंकने की थारी हिम्मत कैसे हुई? खरीदार, ये घर कभी तुम्हारा हुआ करता था, लेकिन आज ये हमारा है। यकीन ना हो तो ये पेपर देख लो, खुद तुम्हारे बेटे ने पूरे 7 लाख रुपए में ये घर हमको बेच दिया है। सूरत भी उसी समय वहीं खड़ा होता है। उस समय वो नशे में नहीं था। रामकला, रे छोरे, क्या बोल रहे हैं ये लोग? ये सच है? सूरत, ये सच है माँ, ये घर अब हमारा नहीं रहा, मैं इसको बेच चुका हूँ। सूरत के मुंह से ये सब सुन के रामकला अपना कलेजा थाम के वहीं जमीन पे जैसे ही बैठने को हुई, उस खरीदार ने हाथ पकड़ के उसको घर से बाहर निकाल दिया। ये मेरे घर को क्या हो गयो? ये किस पाप की सजा दे रहा है ऊपर वाला मेरे को? मेरा हंसता खेलता चमन ना जाने किस बैरी की नजर लगी इस पे। मेरा सब कुछ आज मुझसे छिन गया। मन ही मन सोचते हुए उसकी आंखों में आंसू बहने लग गए। सूरत, इस सामान को हम कहाँ साथ लेके घूमते फिरेंगे? चलो आप लोग इस सामान को भी रख लो और बदले में मुझे 50,000 रुपये दे दो। सूरत घर के खरीदार से बोलता है। खरीदार उसको 50,000 रुपये थमा देता है और सामान को वापस अंदर रखवाने लग गया। चल माँ, अपना नया ठिकाना ढूंढेंगे, कह के सूरत ने अपनी माँ को सहारा देके खड़ा किया। दोनों माँ बेटे गांव से निकलकर बस स्टैंड की तरफ आ जाते हैं। घर तो तूने खुद अपने हाथों से बेच डाला, अब इतना तो बता दे हम रहेंगे कहाँ? रामकला सुबकते हुए बोली। सूरत, अपने टेसवे बहाना बंद कर, दुनिया में रहने के लिए बहुत सी जगह पड़ी है। अपना गांव में शमशान घाट के पास वाली जमीन खाली ही पड़ी रहती है। अगर तू कहे तो उठे अपना डेरा डाल लेते हैं। कब से घर घर लगा रखी है, तू तो ऐसे मरी जान लग रही है जैसे वो घर ना हो के कुबेर का खजाना था। रामकला, अरे शर्म ना आ रही तने? ऐसा बोलते हुए मन्ना और तेरा पापा ने अपने खून पसीना की कमाई से वो घर बनाया था, और आज तूने उस घर ने बेच दिया। बुढ़ापे में मेरे को बेघर कर दिया। उस घर की दीवारा में हमारी बहुत सी यादें बसी हुई थी, लेकिन मैं भी ना किस नालायक सी बोल रही हूँ ये सब बात, जैने कोई फर्क ना पड़ता। तेरे को तो शराब की बोतल में ही सारी दुनिया नजर आवे। चुप कर माँ, क्यों मेरा भेजा चाट रही है? सूरत जोर से चिल्लाते हुए बोला। अब मेहरबानी करके कुछ मत बोलना। वो देख, सरला का ससुराल जाने वाली बस आ रही है। अब हम सरला जीजी के घर रहेंगे, आखिर बहन का घर भी तो अपने घर जैसा ही होता है। दोनों माँ बेटे बस में बैठ जाते हैं और सीधा सरला के ससुराल में पहुंच जाते हैं। सरला के घर के बाहर खड़े होकर सूरत डोरबेल बजाता है, लेकिन अंदर से गेट खोलने कोई नहीं आया।
लगता है बाहर गई हुई है हमारी बहना, वरना गेट खोल देती। हंसते हुए सूरत बालों में हाथ मारने लग गया। रामकला, अरे कब तक ऐतर गली में खड़ी रहूंगा? एक बार फिर से घंटी बजा के देख ले, मेरा तो खड़िया खड़िया पैर दुखन लग गया। रामकला के कहने पर सूरत ने दोबारा से बेल दबा दी। बेरो ना कौन है जो कब से घंटी पे घंटी बजाए जा रहा है, और बजा बजा के घंटी मेरे सिर में भड़क कर दी। कुछ लोग तो अपने घर में पड़े रह के भी उन्हें चैन ना आवे, जब देखो मुंह उठा के पड़ोसिया ने तंग करन खातर चले आवी सी। अंदर से गुस्से में बड़बड़ाती सरला बाहर आके गेट खोल देती है। गेट खोलते ही सामने अपनी माँ और भाई को देख आंखें फाड़ के उनकी तरफ देखने लग जाती है। अरे बहना, ऐसे क्यों देख रही है? हम कोई एलियन थोड़ी ना है जो तू ऐसे देखे जा रही है। तेरा भाई और माँ कब से बाहर गेट पे खड़ा खुलवान का इंतजार कर रहा है, और अब जब तूने गेट खोल दिया तो मैंने अंदर आने की भी बोल दे ना, बोले के वो थम लोग बिना बताए अचानक की तरह आ गया, तो थोड़ा मैं सोच में पड़ गई थी। अंदर आ जाओ माँ, चेहरे पे बनावटी खुशी लाके सरला बोली। तुम दोनों उरे ही बैठो, मैं जब तक थारे लिए चाय बना कर ले आऊं। साइड में लगे हुए सोफे की तरफ इशारा करते हुए वो किचन में घुस गई। बिना मतलब के ये दोनों माँ बेटा ना आए, जरूर कुछ ना कुछ रोना धोना लेके आए होंगे। चलो जो भी हो, सच कुछ देर में पता चल ही जाएगा। चाय बनाते हुए सरला मन ही मन सोचती है। रामकला उसका बेरुखा सा व्यवहार देख अपने सुख के दिनों को याद कर गहरी सोच में डूब जाती है। इतने में ही सरला चाय का कप लेके उसके पास आके बैठ जाती है। लो भाई चाय पियो, कप पकड़ाते हुए सरला बोली। रामकला खुद से ही कप उठा के चाय पीने लग गई। और सुनाओ भाई, इतने दिनों बाद अपनी बहन की याद कैसे आ गई? सूरत उसको सब कुछ बता देता है, जिसे सुन सरला की भौहें तन जाती है। रामकला, अब हम हमेशा के लिए तेरे पास ही रहना आ गए बेटी। अपना घर तो इस नालायक ने बेच दिया, हम तो पहले ही कंगाल हो रखे थे। बस इतना ही था कि सिर छुपाने के लिए छत थी, वो भी इसने ना छोड़ी। ना मेरा घर में इतनी जगह ना है जो कि मैं फालतू लोगों ने अपने घर में रख सकूं। अरे कोई धर्मशाला थोड़ी खोल रखी है मैंने जो तुम दोनों मुंह उठा के चले आए। यहाँ आने की बजाय प्रतापनगर चले जाते। सुनने में आया है तुम जैसे बेसहारा लोगों के लिए वहां पे रेन बसेरा खुला हुआ है, बहुत से लोग रहे हैं वहां पे। तभी तो मैं सोच रही अचानक से इतने दिनों बाद कैसे टपक पड़े। चाय पियो और जिन पैरां ते चल के आए हो उन्हीं पैरां ते दफा हो जाओ। गेट की तरफ उंगली करते हुए सरला बोली। सरला की बात सुन रामकला के हाथ से चाय का कप छूट के नीचे गिर गया और टूट जाता है। जान को न के तेरे हाथा में इतना महंगा कप तोड़ दिया, अब इसका हर्जाना कौन भरेगा? रामकला को घूरते हुए सरला बोली। लागे से हमारी बहन हमसे ज्यादा ही कुछ नाराज होगी। इतने दिनों से हमने उसकी सूद जो ना ली, अब तो गुस्सा थूक दे बहना। माफ भी कर दो हमने, कान पकड़ के माफी मांगते हुए सूरत बोला। कितने भी नाटक कर लो, थारी बात मैं आन से रही। जो लोग अपनी बहू को घर से निकाल सकते हैं, कान खोल के सुन लो, वो किसी के ना होते। तुमको यहाँ रखना मतलब खुद के हाथ कटवाने जैसा है। काल को तुम मेरे घर पे भी कब्जा कर लोगे तो ना ना, मैं ऐसा रिस्क ना लेती। रामकला, सब कुछ पैसा ही ना होता बेटी, रिश्ते नाते भी जरूरी होते हैं, उनके बिना कुछ भी नहीं है। तू तो बस रिश्ते को भूल गई। हमने क्या कुछ ना करे तेरे लिए, अपने गहने रुपया जो तूने मांगा खुशी खुशी दिया, और तू है कि अपनी जननी माँ को राखण से मना कर रही है। सुबकते हुए रामकला बोली। सरला, बहुत हो गया थारा इमोशनल ड्रामा, चाय पी ली ना तूने? वो देख उस तरफ जो गेट है ना, वहां से बाहर जाने का रास्ता है। उठो और दोनों दफा हो जाओ मेरे घर से। सूरत, क्यों मजाक कर रही है बहना? बोल तो रहे हैं माफ कर दे। मने लागे से थाने सीधा सा रास्ता समझ में ना आ रहा, अपना पुराना तरीका आजमाना ही पड़ेगा। कहते हुए वो सूरत को हाथ पकड़ के उसको घर से बाहर निकाल देती है। रामकला रोते हुए इससे पहले कि वो सूरत की तरह उसे भी धक्के मार के घर से निकाले खुद ही निकल जाती है। अपनी बहन का बदला हुआ रूप देख सूरत की आंखों से आंसू झरझर बहने लग जाते हैं।
दोनों रोते रोते बस स्टैंड जाके प्रताप नगर जाने वाली बस में सवार हो जाते हैं। प्रताप नगर पहुंचकर दोनों माँ बेटे सड़क किनारे पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। रामकला वहीं बैठी काजल के साथ उसने जो भी किया था उसको सोचकर मन ही मन अफसोस किए जा रही थी। बहुत गलत किया मैंने उस छोरी के साथ। मैंने तो इतने जुल्म किए उस बच्ची पे जिसकी माफ़ी तो मैंने भगवान भी ना देगा। आज मेरे को अपनी गलतियां का एहसास हो गया। आज हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है बस हमारे उन बुरे कर्मों का ही नतीजा है। मैं अपनी गलतियों की काजल से मिलकर उसके पैर पकड़ के माफ़ी मांग लूंगी। बस अब और सजा मत दे माने ऊपर वाले, सोचते हुए दोनों हाथ जोड़ के सड़क पे गुजर रहे राहगीरों को देखने लग जाती है। सूरत, क्या हुई माँ, किस सोच में डूब गई? रामकला, मेरी तो छोड़, तू बता किस सोच में डूबेड़ो है? सूरत, अपनी पिछली गलतियां नहीं याद कर रहे हैं। काजल के साथ मैंने बहुत गलत कराया माँ। फेरा का साथ वचन मैंने लालच में आके एक पल में तोड़ दिया। कभी भी उसको साथ देने की कोशिश ना करी। बहुत बड़ा गुनहगार बन गया मैं उसका। अब आज खुद पे जो बीत रही है ना, जब समझ में आ रहा है कि काजल सही थी और हम कितना गलत था। रामकला, यही मैं सोच रही थी बेटा। सुन बेटा, प्यास के मारे मेरा गला सूख रहा है, जाकर मैंने एक बोतल पानी ही ला दे। सूरत वहां से उठ के पानी की बोतल लाने के लिए जैसे ही सड़क को पार करने लगा, सामने से तेज स्पीड में आ रही कार उसको रौंद के चली जाती है। एक दर्द भरी चीख उसके मुंह से निकलती है और वो बेहोश होके वहीं गिर जाता है। खून से सड़क लाल हो जाती है। लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। रामकला रोते हुए मदद के लिए चिल्लाती रही पर कोई उसकी मदद नहीं करता। इतने में असहायों का रैन बसेरा की गाड़ी वहां से गुजरती है। भीड़ को देख गाड़ी रोक के ड्राइवर और दोनों हेल्पर बाहर आके देखते हैं। वो भीड़ को वहां से हटा सूरत को स्ट्रेचर पे डाल गाड़ी में रख लेते हैं और रामकला को भी साथ ले जाते हैं। गाड़ी सीधा अस्पताल में जाकर रुकती है। सूरत को वहां दाखिला करवा देते हैं। उसके लिए हमें पेशेंट के फैमिली मेंबर्स के साइन चाहिए। आप प्लीज़ इस पे इनके साथ में जो भी आ रखा है उसके साइन करवा के जल्दी से जल्दी ये पेपर वहाँ रिसेप्शन पे जो लड़की बैठी है उसके पास जमा करवा दो। काजल, अब कहाँ इसके घर वालों को ढूंढती फिरूं? एक पल की देरी पेशेंट की जान के लिए खतरा बन सकती है। इंसानियत के नाते ये काम मैं भी तो कर सकती हूँ। एक साइन ही तो करने हैं, वो मैं कर देती हूँ। मन ही मन सोचते हुए पेपर पे साइन कर उनको रिसेप्शन पे जमा करवा देती है। पेपर जमा होते ही डॉक्टर सूरत को ऑपरेशन शुरू करने के लिए ऑपरेशन थिएटर में ले जाता है। इतने में बाहर से रामकला धीरे धीरे चलती हुई उसके पास वाली चेयर पे बैठ के अपने आंसू पोंछने लग जाती है। मैडम जी, यही उस पेशेंट की माँ है जो आपके पास में बैठी हुई है। हेल्पर ने रामकला की तरफ इशारा करते हुए कहा। लेकिन उस समय काजल का फ़ोन आ जाता है और इस वजह से वो रामकला की तरफ नहीं देखती। हेल्पर, माँ जी, ये हमारी मैम साहिबा जिन्होंने आपके बेटे को खून दिया है। रामकला, तेरा बहुत बहुत भला हो बेटी। अगर आज तुम खून ना देती तो मेरा बेटा मर जाता। तेरा यो एहसान मैं जिंदगी भर ना उतार पाऊंगी बेटा। कहते हुए वो हाथ जोड़ काजल के पैर पकड़ लेती है। ओ माँ जी, आप ये क्या कर रही हो? ऐसे पैर पकड़ के मुझे शर्मिंदा ना करो। ये तो मेरा फर्ज था। इसमें एहसान वाली कोई बात नहीं है। एक खून ही तो दिया है। अच्छी खुराक खाऊंगी तो और बन जाएगा। बोलते हुए पैरों में गिरी हुई रामकला को कंधों से पकड़ जैसे ही ऊपर उठाती है, काजल उसके चेहरे की तरफ देख वहीं की वहीं रुक जाती है। दोनों कुछ देर तक एक दूसरे की तरफ अपलक देखती रहती हैं। काजल को अपने सामने देख रामकला की आंखों से झरझर आंसू टपकने लग गए। काजल की आंखों के आगे पल भर में पिछली सब बातें चलचित्र की तरह घूमने लग जाती हैं। अंत में रामकला चुप्पी तोड़ते हुए, माफ़ कर दे बेटी, मैं तेरी बहुत बड़ी गुनहगार हूँ। दोस्तों, कहानी के इस पार्ट को यहीं रोकते हैं। मिलते हैं कहानी के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक ये कहानी आपको कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि कहानी पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर कर दीजिए और यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कहानी के एक और पार्ट में। तब तक के लिए शुक्रिया।